न्यूक्लियस एनर्जी है, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। आपको पढ़ना है पेयर प्रोडक्शन, यानी कि युग्म उत्पादन। एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। देखिए, ये कोई एक हैवी नाभिक न्यूक्लियस है, पॉजिटिव। इज इट क्लियर? जब इस पे गामा फोटॉन, ठीक है, गामा फोटॉन इंसिडेंट होता है तो न्यूक्लियस नाभिक इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होती नहीं, तो जब उसको एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को वो प्रोड्यूस कर देता है। ठीक, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कहलाता है पेयर प्रोडक्शन। मतलब एच न्यू जब एब्जॉर्ब हुआ तो हमें क्या मिल रहा है? एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? ये आपका हो गया पेयर प्रोडक्शन। अब दूसरी जो घटना है वो है पेयर एनिहिलेशन, मतलब कि युग्म विनाश। Whenever a positron and electron comes close together, पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो ये क्या होते हैं? ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसके एवज में आपको दो गामा फोटॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज पेयर प्रोडक्शन। यहाँ पर फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ, दो, एक पॉजिट्रॉन मिला और एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जब ये दोनों क्लोज हुए, न्यूट्रलाइज हुए, तो हमें दो फोटॉन मिले। यहाँ पर माइंड में एक बात आती है कि यहाँ एक फोटॉन से दो मिल रहे हैं, तो जब ये दोनों मिले थे तो एक फोटॉन होना चाहिए था? नहीं। कोई भी रिएक्शन, कोई भी एक्शन हमेशा इस बात को ध्यान रखता है कि एनर्जी और मोमेंटम, मतलब कि ऊर्जा और संवेग ड्यूरिंग द प्रोसेस कंजर्वेशन लॉ, मतलब संरक्षित रहे। ठीक है? अगर अभी तो मैं इसकी एनर्जी बताऊंगा कितनी है। अगर इतनी एनर्जी का एक पार्टिकल प्रोड्यूस होगा तो ना तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लग पाएगा, ना मोमेंटम। मतलब ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहने चाहिए, इसलिए यहाँ पर दो हुआ है। अब इसमें देखना है कि इस प्रोसेस में, पेयर प्रोडक्शन में कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कितनी एनर्जी यहाँ पर हमको मिलेगी, ये हमें काउंट करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था? एक फोटॉन से दो, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, पहले हम एक पार्टिकल का निकाल लेंगे, फिर उसको डबल कर देंगे। इज इट क्लियर? न्यूक्लियस एनर्जी है, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। आपको पढ़ना है पेयर प्रोडक्शन, यानी कि युग्म उत्पादन। एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। देखिए, ये कोई एक हैवी नाभिक न्यूक्लियस है, पॉजिटिव। इज इट क्लियर? जब इस पे
गामा फोटॉन, ठीक है, गामा फोटॉन इंसिडेंट होता है तो न्यूक्लियस नाभिक इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होती नहीं, तो जब उसको एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को वो प्रोड्यूस कर देता है, ठीक, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कहलाता है पेयर प्रोडक्शन, मतलब एच न्यू जब एब्जॉर्ब हुआ तो हमें क्या मिल रहा है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? ये आपका हो गया पेयर प्रोडक्शन। अब दूसरी जो घटना है वो है पेयर एनिहिलेशन, मतलब कि युग्म विनाश। Whenever a positron and electron comes close together, पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसके एवज में आपको दो गामा फोटॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज पेयर प्रोडक्शन। यहाँ पर फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ, दो, एक पॉजिट्रॉन मिला और एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जब ये दोनों क्लोज हुए, न्यूट्रलाइज हुए, तो हमें दो फोटॉन मिले। यहाँ पर माइंड में एक बात आती है कि यहाँ एक फोटॉन से दो मिल रहे हैं, तो जब ये दोनों मिले थे तो एक फोटॉन होना चाहिए था? नहीं। कोई भी रिएक्शन, कोई भी एक्शन हमेशा इस बात को ध्यान रखता है कि एनर्जी और मोमेंटम, मतलब कि ऊर्जा और संवेग ड्यूरिंग द प्रोसेस कंजर्वेशन लॉ, मतलब संरक्षित रहेगा, ठीक है। अगर अभी तो मैं इसकी एनर्जी बताऊंगा कितनी है, अगर इतनी एनर्जी का एक पार्टिकल प्रोड्यूस होगा तो ना तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लग पाएगा ना मोमेंटम, मतलब ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहने चाहिए, इसलिए यहाँ पर दो हुआ है। अब इसमें देखना है कि इस प्रोसेस में, पेयर प्रोडक्शन में कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कितनी एनर्जी यहाँ पर हमको मिलेगी, ये हमें काउंट करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, एक फोटॉन से दो, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, पहले हम एक पार्टिकल का निकाल लेंगे, फिर उसको डबल कर देंगे। न्यूक्लियस एनर्जी है, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। आपको पढ़ना है पेयर प्रोडक्शन, यानी कि युग्म उत्पादन, एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। देखिए ये कोई एक हैवी नाभिक न्यूक्लियस है, पॉजिटिव। इज इट क्लियर? जब इस पे गामा फोटॉन, ठीक है, गामा फोटॉन इंसिडेंट होता है तो न्यूक्लियस नाभिक इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होती नहीं, तो जब उसको एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को वो
प्रोड्यूस कर देता है। ठीक, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कहलाता है पेयर प्रोडक्शन। मतलब एच न्यू जब एब्जॉर्ब हुआ तो हमें क्या मिल रहा है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? ये आपका हो गया पेयर प्रोडक्शन। अब दूसरी जो घटना है वो है पेयर एनिहिलेशन, मतलब कि युग्म विनाश। Whenever a positron and electron comes close together, पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, तो ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसके एवज में आपको दो गामा फोटोन प्रोड्यूस हो जाते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज पेयर प्रोडक्शन। यहाँ पर फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, दो, एक पॉजिट्रॉन मिला और एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जब ये दोनों क्लोज हुए, न्यूट्रलाइज हुए, तो हमें दो फोटोन मिले। यहाँ पर माइंड में एक बात आती है कि यहाँ एक फोटोन से दो मिल रहे हैं, तो जब ये दोनों मिले थे तो एक फोटोन होना चाहिए था? नहीं। कोई भी रिएक्शन, कोई भी एक्शन हमेशा इस बात को ध्यान रखता है कि एनर्जी और मोमेंटम, मतलब कि ऊर्जा और संवेग ड्यूरिंग द प्रोसेस, कंजर्वेशन लॉ, मतलब संरक्षित रहे। ठीक है? अगर अभी तो मैं इसकी एनर्जी बताऊंगा कितनी है। अगर इतनी एनर्जी का एक पार्टिकल प्रोड्यूस होगा तो ना तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लग पाएगा, ना मोमेंटम, मतलब ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहने चाहिए, इसलिए यहाँ पर दो हुआ है। अब इसमें देखना है कि इस प्रोसेस में, पेयर प्रोडक्शन में कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कितनी एनर्जी यहाँ पर हमको मिलेगी, ये हमें काउंट करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, एक फोटोन से दो, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, पहले हम एक पार्टिकल का निकाल लेंगे, फिर उसको डबल कर देंगे। इज इट क्लियर? तो देखिए आइंस्टीन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc²। पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, उनका मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब इसको हम इसको चेंज करेंगे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, लेकिन हम मिलियन में ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं ला रहे। मिलियन में तो 6 को कम करिए, 0 को, तो -13 होगा। ठीक, तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इज इट क्लियर? लेकिन अभी आपने एक पार्टिकल का निकाला है, और वहां पर क्या हो रहा है? ठीक, तो दूसरा पार्टिकल भी अपोजिट चार्ज प्लस सेम मास का होता है, तो जाहिर बात है दोनों पार्टिकल के हम इसे क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 1.202 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जब इतनी एनर्जी होगी तो हम पेयर प्रोडक्शन को देख पाएंगे। अब एनर्जी आप खुद देख लीजिए कितनी ज़्यादा है। ठीक, ये एनर्जी ज़रूरी है, कितनी? 1.02 मिलियन वोल्ट। इज इट क्लियर?
तो ये पूछा जाता है, और आसान सा प्रोसेस है, कैलकुलेशन ना करिएगा इसको, तो आपको वैल्यू रखते रखते आपको याद हो जाएगा। क्लियर? ये आपकी एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी होगी तो आपको फेयर प्रोडक्शन मिलेगा। इससे कम एनर्जी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल जाएगा, क्रॉम्पटन इफेक्ट मिल जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? जो सीखने जा रहे हैं, मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति क्या है? मास डिफेक्ट मतलब द्रव्यमान क्षति। ठीक है, देखिए आपका जो न्यूक्लियस है ना, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से है। तो जब इस पूरे न्यूक्लियस का वेट लेंगे, मतलब कि मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक, और जब न्यूट्रॉन का मास लिया जाए और प्रोटॉन का मास लिया जाए और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो इसके बराबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ म्यूचुअल रिएक्शंस के कारण, ठीक है, कुछ एनर्जी या कुछ लॉस के कारण म्यूचुअल रिएक्शन समझ लीजिए, ये दोनों इक्वल नहीं आते। कौन दोनों? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? इक्वल नहीं आते, इक्वल नहीं आते हैं। तो इनमें जो डिफरेंस होता है, जो कमी हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट द्रव्यमान क्षति। मास डिफेक्ट द्रव्यमान क्षति। इज इट क्लियर? व्हाट इज मास डिफेक्ट? एक्चुअल में दोनों को बराबर आना चाहिए क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, और म्यूचुअल रिएक्शन में जब आप इनको अलग अलग लेंगे तो टोटल मास अगर आप लेंगे द्रव्यमान और इनका अलग अलग आप ऐड करेंगे तो आपको जो उसमें डिफरेंस मिलता है उसको हम यहाँ पर मास डिफेक्ट बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको जानना है, वो है युकावा का पाई मेजॉन। युकावा पाई मेजॉन, ठीक है। युकावा ने बताया था कि पाई मेजॉनिक पार्टिकल होते हैं, जैसे कि मतलब पॉजिटिव भी होता है पाई मेजॉन माइनस भी होता है और न्यूट्रलाइज भी होता है, ठीक है। ये सब पार्टिकल बाद में खोजे गए। जैसे इसमें ये भी कहा गया है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए ग्रेविटॉन पार्टिकल जिम्मेदार है, ठीक है। अब एक बात ये आई कि न्यूक्लियस में जब केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्लस माइनस नहीं है, तो ये कैसे आपस में बंधे हुए हैं, जिन्हें अलग करने के लिए हमको न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन जैसी बड़ी बड़ी घटनाएं करनी पड़ती है। समझ रहे हैं? इनको आप तोड़ेंगे, परमाणु बम वही सब है ये। तो आखिर ये कौन सा फोर्स है जो इनको बांधे हुए? प्लस माइनस है, नहीं कि कूलॉम्स फोर्स लग गया, ठीक। तो युकावा का पाई मेजॉन प्रिंसिपल ये बताता है कि जो आपके चारों ओर ये नाभिक है, इसके चारों ओर क्लाउड की तरह, बादलों की तरह ये पाई मेजॉन छाए रहते हैं। समझ रहे हैं? ये पाई मेजॉन बिल्कुल क्लाउड की तरह इस पे ठीक है। और यहां पर गौर करने वाली बात है, ये पाई मेजॉन लगातार यहां पर आते जाते रहते हैं, मतलब विनिमय, एक्सचेंज होता रहता है। विनिमय यानी एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। विनिमय यानी एक्सचेंज होता रहता है। किनका? पाई मेजॉन को। पाई मेजॉन किसने खोजा था? युकावा ने, ठीक। अब जैसे देखिए, एक प्रोटॉन है पॉजिटिव, ठीक, इसके पास
से एक पाई मेसॉन चला गया, तो ये क्या बन गया? माइनस। तो ये जो आना जाना इनका हो रहा है एक्सचेंज, इस कारण यहाँ पर इतना तगड़ा फोर्स है, क्योंकि कभी वो प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है, कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है, कभी न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। प्लस माइनस में क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। प्लस में से एक प्लस चला गया तो क्या बचा? माइनस बचा। ठीक, तो ये था युकावा का पाई मेसॉन, और इस फोर्स को कहा गया न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहा गया? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, और न्यूक्लियर फोर्स का नेचर कैसे होता है? एक्सचेंज फोर्स, मतलब विनिमय बल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर फोर्स कौन से फोर्स होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स या आपके इलेक्ट्रिक फोर्स? तो आप कौन सा लिखेंगे? एक्सचेंज फोर्स। कैसे होते हैं? विनिमय बल। तो युकावा का पाई मेसॉन था जिसने बताया कि ये पाई मेसॉन न्यूक्लियस के अंदर आते जाते रहते हैं, जिससे वहाँ प्लस माइनस, न्यूट्रल प्लस माइनस जनरेट होता है। तो वो जो फोर्स जनरेट होता है उसको कहा गया न्यूक्लियर फोर्स। और नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स क्या है? एक्सचेंज फोर्स। न्यूक्लियर बलों की प्रकृति कैसी है? विनिमय बल होते हैं। इज इट क्लियर?